Hello, hi, namaste. My name is Ashima Gupta, and today we are going to discuss the lecture number 2 of coordination compounds. So आज की क्लास में बेटा हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे और सिर्फ आज पूरी क्लास में हम यही टॉपिक करेंगे. सो लास्ट क्लास में हमने बेसिक टर्म्स की बात करी थी. ऑक्सीडेशन नंबर क्या है आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, लीगेंड्स क्या होते हैं, डेंटिसिटी क्या होती है, ये सारी बातें की थी. अब पहले यार फटाफट से रूल्स की बात करेंगे. अगेन देखो, रूल्स हमें याद नहीं करने, हमें ये रूल्स सिर्फ समझने हैं. ठीक है, कोई आपसे ये थोड़ा ना पूछेगा रूल्स लिखो कंपाउंड्स लिखने के लिए या कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए, कंपाउंड का नाम. बट हमें ये रूल्स समझ आने चाहिए ताकि हम, अब देखो ये आपके ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर से डिफरेंट है. इट इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर. दैट इज वाई द रूल्स आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. हमें समझ आना चाहिए कि हमें लिखना क्या है, लिखना कैसे है. सो आप इन रूल्स को एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर सकते हैं या सिर्फ समझ लो. लिखने की कोई असद जरूरत नहीं है. अगर आपको समझ आ जाता है तो आपको लिखने की असद जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये याद नहीं करने. हमारे पेपर में इससे सवाल नहीं आएगा, रूल से सवाल नहीं आएगा, नाम लिखने को आएगा. सो पहले हम कर रहे हैं रूल्स फॉर राइटिंग फॉर्मूला ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज. फॉर्मूला का मतलब क्या है कि आपको एक कंपाउंड का नाम दे रखा होगा और आपको उसका क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है. तो कैसे लिखेंगे? मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब क्या होता है? मोनोन्यूक्लियर वो होते हैं बेटा जिसमें एक ही सेंट्रल मेटल एटम या आयन प्रेजेंट होता है. हमारे सिलेबस में मोनोन्यूक्लियर ही है, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में 12th तक नहीं है. ठीक है, सो मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज आर दोज which contain a single central metal atom या ion. अब हमें नाम दे रखा है, हमें कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सेंट्रल एटम को लिखते हैं. ठीक है, सबसे पहले जब आप फॉर्मूला लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, तो आप सबसे पहले क्या लिखते हो? अपना सेंट्रल मेटल एटम या आयन. लीगेंड की प्लेसमेंट उसके बाद होती है. विद द प्लेसमेंट ऑफ अ लीगेंड इन द लिस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता. हम लीगेंड की जब प्लेसमेंट करते हैं, मान लो आपके पास अमीन लीगेंड प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, हैलोजेंस भी है, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, तो जो लीगेंड की प्लेसमेंट है वो चार्ज के बेसिस पे नहीं करते, वो हम किसके बेसिस पे करते हैं? अल्फाबेटिकली. जैसे अमीन का ए पहले आया तो फॉर्मूले में मैं अमीन पहले लिखूंगी. वाटर आया, वाटर के लिए हम एक्वा यूज करते हैं, तो ए क्यू बाद में आ रहा है, अमीन ए एम पहले आ रहा है, तो पहले अमीन लिखेंगे फिर वाटर लिखेंगे. मान लो ब्रोमीन आ रहा है, ब्रोमाइडो, वो उसके बाद बी. सो जो भी आपके लीगेंड्स है, दे आर लिस्टेड अल्फाबेटिकली, and the placement of a ligand in the list does not depend on its charge. The ligands are listed in the alphabetical order. पॉलीडेंटेड ligands हम पढ़ चुके हैं, जिनकी डेंटिसिटी 2 से ज्यादा है, उनको भी हम कैसे लिस्ट करते हैं? अल्फाबेटिकली. बट पॉलीडेंटेड ligands में, अच्छा पहले यही कह रहा है कि अगर एब्रीविएटेड जो भी हम ligands का सिंबल लिखते हैं, एब्रीविएशन लिखते हैं या जो भी हम लिखते हैं, अगर आपकी अल्फाबेट्स की पहली पोजीशन सेम आती है तो आप नेक्स्ट अल्फाबेट चेक करते हो. ठीक है, सो जैसे प्रायोरिटी देनी है, कुछ भी देना है, तो जो अल्फाबेट पहला अगर सेम आ रहा है तो सेकंड चेक कर लो. अगर बाय एनी चांस सेकंड भी सेम आ जाए तो थर्ड चेक कर लो. वेरे इससे दूसरे तक में काम बन जाता है हमारा. ठीक है, इसके अलावा फिर हम फॉर्मूला लिखते हैं एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी का, वेदर चार्ज्ड और नॉट, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर देते हैं. ठीक है, जब लिगेंड्स पॉलीएटॉमिक होते हैं, पॉलीएटॉमिक यानी जब उनकी एटॉमिसिटी एक से ज्यादा है, पॉलीएटॉमिक है, तो उनके फॉर्मूलेस को हम पेरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं. जैसे H2O, NH3, इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखते हैं. ठीक है, इसके अलावा लिगेंड के एब्रीविएशंस को भी पेरेंथेसिस में अभी जब करेंगे, तो लिगेंड का जब नाम भी लिखेंगे तो भी हम पेरेंथेसिस यूज करते हैं. पेरेंथेसिस होता है आपका राउंड ब्रैकेट, एंड जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट. तो फॉर्मूला कैसे लिखना है? सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम या आयन लिखना है, उसके बाद आपको लीगेंड्स लिखने हैं. लीगेंड्स जो होते हैं उनके सिंबल वो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दोगे जो उनके नाम के हिसाब से है. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करोगे. अगर लीगेंड में आपके एक से ज्यादा या 2 से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो आप राउंड ब्रैकेट यूज करोगे. चलिए, इसके अलावा देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द ligands एंड द मेटल विद इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर. हम कोई जगह नहीं छोड़ते हैं. हम जैसे जैसे आपका आता जाता है मेटल, ligand, 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 आप लिखते जाते हो, कोई जगह नहीं छोड़नी होती.
इसके अलावा व्हेन द फॉर्मूला ऑफ अ चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज टू बी रिटन विदाउट दैट ऑफ द काउंटर आयन, तो हम चार्ज को स्क्वायर ब्रैकेट के राइट में सुपर स्क्रिप्ट में लिखते हैं, ऐसे लिख रहे थे पीछे। तो आप देखो जरा, पहले सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है, उसके बाद आपके लिगेंड्स होते हैं, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर चार्ज प्रेजेंट है, मान लो कोई काउंटर आयन नहीं है इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए, यहां पर कोई केटायन नहीं है, यहां पर कोई एनायन नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम आपका वो लिख देते हैं, मतलब सिर्फ आयंस का चार्ज ऊपर लिख देते हैं, इफ द काउंटर आयन इज नॉट अवेलेबल, राइट। इसके अलावा द चार्ज ऑफ द केटायन इज बैलेंस्ड बाय द चार्ज ऑफ द एनायन, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। केटायन एनायन का चार्ज बैलेंस करता है क्योंकि ओवरऑल पूरा कंपाउंड न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। सो ये सारे रूल्स हैं, बेसिक है, आसान से हैं। अभी जब प्रैक्टिस करेंगे सवालों की तो चीजें क्लियर होती चलेंगी। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं एक सेकेंड रुकना। सेकेंड कर रहे हैं रूल्स ऑफ नेमिंग मोनोन्यूक्लियर। अभी हमने जो रूल्स करे हैं वो हमने किस चीज के करे थे कि हमें नाम दे रखा है, हमें फॉर्मूला लिखना है। अब हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला दे रखा होगा और हमें नाम लिखना है। तो देयर आर सम बेसिक रूल्स, ठीक है। सो द बेसिक रूल्स आर, सबसे पहला, जब भी आप बेटा नाम लिखोगे, पॉजिटिव आयन इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द नेगेटिव आयन। ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। अगर मेरे को NaCl का भी नाम लिखना है और फॉर्मूला भी लिखना होता है तो पहले केटायन आता है फिर एनायन होता है। पहले केटायन का नाम आएगा सोडियम, फिर आएगा एनायन का नाम क्लोराइड। तो यहाँ पे भी यही होता है, जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं, तो पहले आप केटायन का नाम लिखेंगे, जो भी है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स पार्ट है चाहे वो मेरा काउंटर आयन है, जो भी होगा पहले आप केटायन का नाम लिखोगे फिर एनायन का। जब हम कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं, तो अब उल्टा होगा। फॉर्मूला लिखते हैं तो पहले सेंट्रल एटम लिखते हैं फिर लिगेंड्स लिखते हैं, बट जब हम नाम लिखते हैं तो हम पहले लिगेंड्स का नाम लिखते हैं फिर सेंट्रल मेटल एटम या आयन का नाम लिखते हैं। सो द लिगेंड्स आर कोटेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड बाय द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सो हमने बोला कि जब हम नाम लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट का तो फिर हम पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। लिगेंड्स का नाम कौन से ऑर्डर में लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आखिरी में जाके हम सेंट्रल मेटल एटम या आयन का नाम लिखते हैं। अब लिगेंड्स भी यार बेटा हमने चार्ज के बेसिस पे 3 तरह का पढ़ा था, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। तो यार ऐसे कैसे पता लगेगा ये एनायनिक लिगेंड है, कैसे पता लगेगा ये कैटायनिक लिगेंड है, और कैसे पता लगेगा न्यूट्रल लिगेंड है। हम नाम में डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर आपका लिगेंड एनायनिक होता है यानी नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं तो उनका नाम हम एंड करते हैं ओ से, तो पता लग जाता है भाई ये वाला लिगेंड एनायनिक होगा, ठीक है। ओ से एंड करना है, जैसे F माइनस, वैसे हम फ्लोराइड पढ़ते थे, बट जब हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में नाम लिखते हैं फ्लोराइडो, ओ से एंड करना है। क्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, दिस इज एजाइडो। वैसे एजाइड होता है नॉर्मली, बट अब जब कोऑर्डिनेशन में लिख रहे हैं तो एजाइडो, ठीक है। ये SCN माइनस हमने कर ही लिया था बेटा, थायोसाइनेटो, ये तो ऑलरेडी O पे एंड हो रहा है, S की लिंकेज है। H माइनस हाइड्राइड की वजह हाइड्राइडो, OH माइनस हाइड्रोक्सी की वजह हाइड्रोक्सो, O2 माइनस ऑक्सो, O2 माइनस परऑक्सो, N3 माइनस नाइट्राइड की वजह नाइट्राइडो, थायोसाइनेटो N, या आइसोथायोसाइनेटो भी लिख सकते हैं इसको। HS माइनस मरकैप्टो, थायो, साइनो, आइसोसाइनो, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N, सारे एंड, दे विल एंड विद O, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नाम के लिए रूल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला तो बहुत आसानी से बन जाएगा जब सवाल करेंगे। सबसे बड़ी आती है चीज, ये स्कोरिंग बहुत है, रूल्स थोड़े से दिमाग में रखने क्योंकि ऑर्गेनिक से थोड़े डिफरेंट है ना। सो नेक्स्ट है, अगर न्यूट्रल लिगेंड्स है, न्यूट्रल लिगेंड तो उसमें कोई स्पेशल एंडिंग नहीं लगा रहे।
एनायन को डिफरेंशिएट करने के लिए O लगाते हैं, पहले ही बता देती हूँ। कैटायन के लिए हम EM लगाते हैं और न्यूट्रल के लिए कुछ नहीं लगाते। तो अगर कोई एंडिंग में नहीं है, नॉर्मल नाम लिखा है मतलब न्यूट्रल लिगेंड, O से एंड हो रहा है मतलब एनायनिक होगा, और अगर EM से एंड हो रहा होगा तो वो लिगेंड कैटायनिक होगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है यार, देखो नाम ना चीज का एड्रेस बताना चाहिए। अगर मेरे को नाम दे रखा है तो मेरे को फॉर्मूला अच्छे से लिखना है, और अगर मेरे को फॉर्मूला दे रखा है तो मेरे फॉर्मूले से जब मैं नाम लिखूंगी इट शुड टेल एवरीथिंग। लिगेंड कौन सा है, क्या चार्ज हो सकता है, कैटायनिक है, एनायनिक है, न्यूट्रल है, मेटल एटम या आयन पे क्या चार्ज होगा, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है या पॉजिटिव है या न्यूट्रल है, सब कुछ सारा एड्रेस देना है आपको नाम से ही। सो न्यूट्रल लिगेंड्स में कोई एंडिंग नहीं है, अमीन। अब यहां पर एक चीज ध्यान देनी है बेटा, हम नॉर्मली जब ऑर्गेनिक में करते हैं तो अमीन में हम AMINE सिंगल M लगाते हैं, बट कोऑर्डिनेशन में जब आप नाम लिखोगे, जब अमीन एक लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है तो आप डबल M लगाओगे। अगर आप सिंगल M लगाकर आ जाओगे पेपर में, बोर्ड वाला नंबर काट लेगा आपके। मैं पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अमीन की स्पेलिंग में ही फर्क दे देता है और बच्चे को ध्यान नहीं रहता, वो गलती कराता है। वो नॉर्मल ऑर्गेनिक वाली डायमीन टेट्रामीन वाला टिक कराता है, AMINE वाला, और दो ऑप्शन में सेम नाम लिखा होगा, बस अमीन की स्पेलिंग बदल देगा और बच्चा गलती कर आता है। आपको वो गलती नहीं करनी है, ठीक है, नहीं करोगे ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, जो ये अमीन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो डबल M वाला है, जब वो लिगेंड की तरह बात कर रहा है, बिहेव कर रहा है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। वाटर हम एक्वा से डिनोट करते हैं, टेट्रा एक्वा, हेक्सा एक्वा, जितना भी है। CO को नॉर्मली कार्बोनिल, NO को हम नाइट्रोसिल। ये सारे के सारे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, यानी इन लिगेंड्स पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अब आते हैं पॉजिटिव लिगेंड्स। इनके लिए हम नाम में एंड में क्या जोड़ देते हैं, EM। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। हाइड्राजीन से अगर मेरे NH3 एक पे प्लस चार्ज आ रहा है तो हाइड्राजीनियम बन जाएगा। NO पे अगर प्लस आ जाएगा तो नाइट्रोसीलियम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अगर एक लिगेंड एक से ज्यादा बार आ रहा है, जैसे हम ऑर्गेनिक में करते थे ना, एक ग्रुप एक से ज्यादा बार आता है, डाइमिथाइल, ट्राइमिथाइल, टेट्रामिथाइल, ऐसे ही अगर एक लिगेंड एक से ज्यादा बार आ रहा है, मान लो NH3 4 बार आ रहा है तो मैं लिखूंगी टेट्राअमीन, 2 बार आया डायमीन, 6 बार आया हेक्सामीन। मैं बताऊंगी तो यार कितनी बार आया। तो इफ when there are several ligands of the same kind, we use di for 2, tri for 3, tetra for 4, penta for 5 and hexa for 6। ये बताने के लिए कि वो लिगेंड कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार आया हुआ है। इसके अलावा ये वाला रूल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें गलतियां हो जाती हैं हमसे नहीं, मतलब आपसे, मेरे से तो अभी नहीं होंगी। इतना पढ़ा दिया है कि सब पता होता है, रटा होता है ना। इतना पढ़ाएंगे, सेम चीज पढ़ाएंगे 5 तो 6 साल हो गए, पढ़ाते पढ़ाते रट ही जाता है ना। इसे आंख बंद करो, नींद में भी पढ़ाना है, हाँ पढ़ा देंगे, बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, हाँ पढ़ा देंगे। सो ये आपके साथ भी हो जाता है। 2 साल में आप इतनी जी जान लगाते हो, इतनी मेहनत करते हो, जब आप सेम चीज रिपीटेडली पढ़ोगे बेटा आपको खुद याद होने लग जाएगी। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, व्हेन आई वाज इन 12th मेरे पास नॉन मेडिकल था, PCM था, तो मैंने मैथ्स की NCERT कम से कम नहीं तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू 5 से 6 बार सॉल्व कर रखी थी। ठीक है, मेरे बोर्ड में 99 नंबर थे, 1 नंबर कहाँ गया मुझे आज तक नहीं पता चला, क्योंकि शीट चेकिंग के लिए भी डाला था मैंने, ओपनिंग के लिए, बट वो ओपन नहीं हुई थी, मतलब मैंने रीचेकिंग डाला था, वो मार्क्स मेरे नहीं बढ़े। तो मुझे पता है कि मैंने वो NCERT इतनी बार कर ली थी ना कि अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, मेरे को आंसर तक पता होता था, पीछे ही आंसर दे रखा है। आई सो प्रैक्टिस दी NCERT दैट आई न्यू कि इस पेज पर ये सवाल है, ये एग्जाम्पल इस पेज पर है। इतना प्रैक्टिस करा था क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद भी था। सो आप भी अगर कोई चीज को इतनी बार प्रैक्टिस करोगे, इतनी बार रिवाइज करोगे, आपके टिप्स पर होंगी चीजें, और गलती करने का फिर स्कोप ही कहाँ बचता है। जब हमें सब आता है हम कॉन्फिडेंटली पेपर देते हैं। जब मैथ्स का बोर्ड का एग्जाम था, आई एम वेरी ऑनेस्टली टेलिंग यू, जैसे ही मैं बोर्ड का पेपर देके, पहली बार तो मेरा पेपर आधे घंटे पहले हो गया था क्योंकि आता था, और जब मैं बाहर निकली तो मेरी स्कूल टीचर आई, और हमारे स्कूल में ये होता था कि जो फुल मार्क्स लाते हैं उनको कैश रिवॉर्ड्स होते हैं, वो हर स्कूल में होते होंगे। तो मेरी मैथ्स की टीचर आई और बोला कि आशिमा 100 में से 100 आ जाएगा, क्योंकि वो मैम ने लिटरली मेरे साथ बहुत मेहनत की थी
और वो मुझे क्लास के बाहर बिठाकर जब सिलेबस ख़त्म हो गया था लास्ट के कुछ महीनों में, सिर्फ वो टाइम सेट कर देती थी और कि सैम्पल पेपर सॉल्व करो 3 घंटे है, पर तुम्हें 3 घंटे नहीं, तुम्हें 2 घंटे 45 मिनट में करना, ताकि 15 मिनट आप रीचेक कर सको। तो मतलब इतना ज़्यादा आपको वो एकदम एग्ज़ाम प्रेशर फील कराया जाता है। तो यही था कि इतना ज़्यादा उन्होंने भी सपोर्ट करा, और मैंने जब पेपर बाहर देख के निकली मैंने कहा मैम 100 में से 100 आएगा, कोई शक ही नहीं है, क्योंकि मेरे को पूरा पेपर आता था। आई स्टिल डू नॉट नो वेयर आई लॉस्ट दैट 1 मार्क। सो it all comes with practice. The more you practice, the better you become. तो यहाँ पे भी मैं यही कहूँगी, बोर्ड्स के लिए चाहे आपके पास अब कुछ टाइम बचा है, बट अगर इस टाइम में भी तुम इतना प्रैक्टिस कर लोगे, दिन रात एक कर दो, ये मत सोचो कि मेरे को कुछ टाइम नींद कम मिल रही है, मैं दोस्तों से बात कर लूँ, चिट चैट कर लूँ, इंस्टाग्राम कर लूँ। कुछ टाइम के लिए अगर आप ये डिस्ट्रैक्शंस छोड़ दोगे, आप लिटरली अपने बोर्ड्स के नंबर 20 to 30% इम्प्रूव कर लोगे, जो अभी आ रहा है, प्रेजेंट आ रहा होगा। सो ये 1 महीना जो भी आपके पास बचा है अब बोर्ड्स के लिए, इसमें लिटरली बेटा अपनी पूरी एफर्ट्स, फोकस, एनर्जी सब कुछ लगा दो एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। चलिए, सो यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी लिगेंड के नाम में ऑलरेडी न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है, जिससे हमने बोला इथेन 1,2-डायमीन, अब ऑलरेडी इसके नाम में डाई आ रहा है, डाई फॉर 2। अगर ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके ऑलरेडी नाम में न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है, डाई, ट्राई, अगर उनके नाम में ही आ रहा हो, जैसे EDTA में भी आ रहा था इथाइलिन, डायमीन, टेट्रा, उसमें तो डाई और टेट्रा दोनों आ रहा था, तो ऐसे लिगेंड अगर एक से ज्यादा बार रिपीट होते हैं तो उनके नाम में हम आगे डाई, बाय, मतलब डाई या बाय कुछ भी लगा सकते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा ये नहीं लगाते हैं। हम वहां पे क्या लगाते हैं, 2 बार आता है तो बिस, 3 बार रिपीट हो रहा होता है तो ट्रिस, 4 बार रिपीट हो रहा होता है तो टेट्राकिस, ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। सो एंड द लिगेंड टू विच दे रेफर बीइंग प्लेस्ड इन पैरेंथेसिस, वही पैरेंथेसिस का मतलब है राउंड ब्रैकेट्स में प्लेस कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो CUEN होल 2+ का लिखना था, तो हम उसका नाम लिखेंगे पहले बिस, फिर ब्रैकेट में लिखूंगी स्क्वायर नहीं, राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे इथेन 1,2-डायमीन, फिर आएगा कॉपर, फिर आएगा 2 क्योंकि उस पर 2 चार्ज है, कॉपर 2 आयन। तो आपके अगर लिगेंड के नाम में ही पहले से न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है, और अगर वो लिगेंड एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट होगा तो बिस, 3 बार रिपीट होगा तो ट्रिस, 4 बार रिपीट होगा तो टेट्राकिस। ये बात क्लियर है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गलतियां हो जाती हैं हमसे। नेक्स्ट है, जब हमने लिगेंड्स का नाम लिख दिया, सबसे पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, पहले तो केटायन का लिखते हैं, फिर एनायन का। जो भी मेरा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, चाहे केटायन हो चाहे एनायन हो, उसमें हम पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। अब लिगेंड का नाम लिख लिया, डिपेंडिंग ऑन केटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल, और जितनी बार रिपीट हो रहा है लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं बेटा, सेंट्रल मेटल एटम लिखते हैं। सारे लिगेंड्स का नाम लिखने के बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम किस में लिखते हैं, रोमन न्यूमरल, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से। इनको हम कौन से ब्रैकेट्स में लिखते हैं, राउंड ब्रैकेट्स में, ठीक है। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव आयन है और न्यूट्रल है, अगर मेरे कॉम्प्लेक्स पे या तो पॉजिटिव चार्ज है या वो न्यूट्रल है, तो जब मैं सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखती हूँ तो उसके नाम में हम कुछ नहीं करते, नॉर्मल लिखेंगे, कोबाल्ट, प्लैटिनम, आयरन, कॉपर, जिंक, नॉर्मल लिखते हैं। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव या न्यूट्रल है तो मेटल के नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता जब आखिरी में नाम लिख रहे हैं। बट अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव आयन है, यानी मेरे कॉम्प्लेक्स पे अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, कोई भी हो, -2, -4, -3, जो मर्जी हो, वहां पे जब आप सेंट्रल एटम का नाम लिखते हो ना बेटा, तो उसको किससे एंड करते हैं, 8 से। जैसे प्लैटिनम से बन जाएगा प्लैटिनेट, जिंकेट, एल्यूमिनेट, क्यूपरेट, आयरन का फेरेट, इस तरीके से नाम बदल जाता है। ये बात याद रहेगी। कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है या न्यूट्रल है तो कुछ नहीं करना, मेटल का नाम एज इट इज लिखना है। बट अगर कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव चार्ज है और जब हम मेटल का नाम लिखेंगे तो उसके नाम के एंड में क्या जोड़ देंगे, 8, ATE। लास्ट रूल है कि समटाइम्स अ लिगेंड मे बी अटैच्ड टू डिफरेंट डोनर एटम्स, डिफरेंट साइड से जुड़ा होगा, एम्बिडेंटेड, तो उसमें हमें बताना होगा जब आप नाम लिख रहे हो कि वो कौन सी साइट से जुड़ रहा है। जैसे NO2- है,
अगर वहां पे नाइट्रोजन की साइड से जुड़ेगा तो मैं बताऊंगी कि भाई नाइट्राइटो N है, और अगर वो ऑक्सीजन की साइड से जुड़ रहा है तो भी हम बताएंगे नाइट्राइटो O है। इतनी बात क्लियर है रूल्स की? हाँ या ना कुछ तो बोल दो यार। चलो स्टार्ट करें क्वेश्चंस करना, नामकरण शुरू करा जाए, आरंभ करें। चलो ठीक है, चलिए पहला, अभी सारे पार्ट्स नहीं देखने, हम एक एक करके आराम आराम से धीरे धीरे नाम लिखेंगे। पहले बेटा ये देखो, समझना, मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगी। हमें पहले ये देखना है कि मेरे कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज और केटायन क्या है। ये फॉर्मूला कैसे आया होगा, जब K पे चार्ज होगा प्लस और FeCN6 वाले पे कितना चार्ज होगा 4-। इतनी बात तो समझ आई। यानी यहां से मुझे ये पता लगा कि जो कॉम्प्लेक्स वाला है वो नेगेटिव है, एनायन है, और ये काउंटर आयन पॉजिटिव है। पहले केटायन का नाम लिखेंगे, फिर एनायन का। केटायन ये K प्लस है, ये 4- है कॉम्प्लेक्स में। केटायन का नाम बेटा पोटेशियम, ठीक है। अब एनायन का नाम लिखना है। एनायन मेरा कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट का जब हम नाम लिखते हैं तो पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड्स का। ठीक है भाई, लिगेंड है CN माइनस होता है, CN माइनस था, नेगेटिव लिगेंड, साइनो लगाते थे, और 6 बार आ रहा है सेम लिगेंड, तो हम क्या लगाएंगे, पोटेशियम। अब कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिखूंगी, एनायन का नाम, उसमें पहले लिगेंड का नाम लिखूंगी, 6 बार आ रहा है तो बेटा हेक्सा साइनो, लिगेंड का नाम लिख दिया, तो ये हो गया पोटेशियम हेक्सा साइनो। अब मैं अपने मेटल का नाम लिखूंगी, ठीक है। बट मेटल का नाम लिखने से पहले आप कैसे लिखोगे मेटल का नाम, ठीक है। सो यहां पे जब आप केटायन का मतलब मेटल का नाम लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। तो x -6 इज इक्वल टू -4x इज इक्वल टू +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें रोमन न्यूमरल में लिखना होता है, तो वो तो हमें लिखना होगा, चलो वो भी अभी लिखेंगे। पर पहले ये देखते हैं कि आयरन का जब हमें नाम लिखना है, बिकॉज माई कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिवली चार्ज, इट हैज अ नेगेटिव चार्ज, तो मैंने आपको बताया था सेंट्रल मेटल एटम के नाम के एंड में क्या जोड़ना है, 8 जोड़ना है। तो क्या आ जाएगा यहां पे, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, और जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है आपके सेंट्रल मेटल एटम की, उसको आप रोमन न्यूमरल में लिखेंगे। सो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट 2। इतना क्लियर है सबको? चलिए सेकेंड पार्ट ट्राई करें खुद से एक बार। सेकेंड पार्ट में बेटा फिर से पहले आप ये कैलकुलेट करो कि क्या चीज क्या है। तो पहले देखें जरा, ये वाली सारी रफ कैलकुलेशन होती है, हमें पेपर में नहीं दिखाना होता। NiNH3 होल 6, हमें पता है बेटा Cl पे तो -1 का चार्ज होता है, यानी इस कॉम्प्लेक्स पे 2+ का चार्ज होगा, तभी क्रॉस करके ये 2 नीचे आएगा, ये 1 इधर आएगा। ये मेरी साइड कैलकुलेशन होती है, मेरी क्या सबकी होती है। सो पहले केटायन का नाम लिखूंगी, फिर एनायन का। केटायन कॉम्प्लेक्स पार्ट है और कॉम्प्लेक्स पे 2+ का चार्ज है या 1- का, ठीक है। जब हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे उसमें भी सेम है, पहले लिगेंड का नाम लिखूंगी, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखूंगी, आखिरी में एनायन का नाम लिखूंगी। सो पहले लिगेंड अमीन है, 6 बार आ रहा है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, हेक्सा। ये हेक्सा अलग है, अमीन, और मैंने आपको बताया था जब अमीन लिगेंड की तरह काम करता है तो डबल M लगाना है, तो हेक्सा अमीन। अब आ जाइए सेंट्रल मेटल, लिगेंड लिख लिए, अब सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है, निकल। अब आप कहोगे आपने निकल क्यों लिखा, निकलेट क्यों नहीं लिखा? यहां पे बेटा कॉम्प्लेक्स पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और अगर कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है या वो न्यूट्रल होता है
तो उस केस में मेटल का नाम नहीं बदलता, मेटल का नाम एज इट इज रहता है. सो यहां पर हो जाएगा हेक्साअमीन निकल. निकल को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें जरा. x + 6 × 0 इज इक्वल टू +2. x + 6 × 0 इज इक्वल टू +2, यानी निकल पर कितना हो जाएगा +2. निकल 2. फिर एनायन का नाम लिखो. एनायन Cl- है तो उसके लिए क्या हो जाएगा क्लोराइड. तो इसका नाम हो जाएगा हेक्साअमीन निकल 2 क्लोराइड. एम आई क्लियर विद दिस? तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कैटायन का नाम लिख रहे हैं, फिर एनायन का. अब कैटायन कॉम्प्लेक्स हो या एनायन कॉम्प्लेक्स हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा तो फर्क है, बट जो भी हो मेरा कॉम्प्लेक्स पार्ट का जब भी मेरे को नाम लिखना है, बीइंग इट कैटायनिक बीइंग इट एनायनिक, पहले मैं लीगेंड्स का नाम लिखूंगी. लीगेंड्स का नाम लिखना हमें समझ आई गया भाई. जो भी लीगेंड है, एनायनिक है तो ओ से एंड करना है, कैटायनिक होगा तो ईएम से एंड करना, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल रहेगा. जैसे अमीन न्यूट्रल था तो मैंने इसके नाम में ओ नहीं जोड़ा था. सो और जितनी बार आ रहा है मुझे उतना बताना पड़ेगा, या हेक्सा साइन हो या हेक्सा अमीन. लीगेंड का नाम लिखने के बाद आप सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हो. अब सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हुए सोचना है, क्या सोचना है कि मेरा जो सेंट्रल मेटल एटम है वो जिस कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है वो कैटायनिक है, एनायनिक है या न्यूट्रल है. कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट में तो मेटल के नाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट बस इतना याद रखो अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल के नाम में 8 जोड़ना है. मेटल का नाम लिखने के बाद क्या करोगे आप, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे, और आखिरी में हमें एनायन का नाम लिखना है. जो भी होगा वो कॉम्प्लेक्स हो चाहे काउंटर आयन हो, ठीक है. बाकी और करते जाएंगे, प्रैक्टिस होती जाएगी, क्लैरिटी और आती जाएगी आपको, ठीक है. ये वाली साइड में रफ वर्क के लिए यूज कर रही हूं, ठीक है. दिस इज रफ वर्क. आई क्लियरली रिमेंबर बोर्ड्स में भी या पेपर जब हम स्कूल में करते थे, हम यही करते थे ना, शीट में साइड में मार्जिन खींचते थे, उसमें सारा रफ वर्क करते थे. चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं बेटा. ये तो इतना ही है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, मतलब ये मत सोचना कि कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स है. ये नहीं दिया कोई बात नहीं. 4. अब देखो इसमें तो कोई कैटायन एनायन है ही नहीं, तो मैं सीधा लीगेंड का नाम लिखूंगी. 4 के लिए क्या लगाना है, टेट्रा. CO कौन सा होता है बेटा, कार्बोनिल. क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो निकल. तो निकल के नाम में कुछ नहीं जुड़ेगा, 8 वेट कुछ नहीं आएगा. अब मुझे आखिरी में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, तो NiCO4 में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट x + 4 × 0 इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है 0, तो 0 आ जाएगा, बस निकल 0. दैट इज इट. टेट्रा कार्बोनिल निकल 0. ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करना है. क्लियर है, क्लियर एकदम. बहुत आसान है अगर आप लॉजिकली समझोगे कि हम कर क्या रहे हैं. चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं. अभी तक जो मैं कॉम्प्लेक्स कर रही थी होमोलेप्टिक होमोलेप्टिक होमोलेप्टिक, यानी वन काइंड ऑफ लीगेंड था. अब जो नाम करेंगे उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगेंड्स होंगे. सो नेक्स्ट वाले में देखें जरा, कोई चार्ज तो है नहीं तो न्यूट्रल है. पहले मेरे को लीगेंड्स का नाम लिखना है. ये अब अलग अलग है तो बेटा मेरे को सोचना पड़ेगा. आई हैव टू थिंक. दिस इज क्लोराइडो और ये फॉस्फीन का कुछ मिलता जुलता है, तो क्लोराइडो C पहले आता है तो मैं पहले इसका लिखूंगी. तो ये हो जाएगा डाई, 2 बार आ रहा है क्लोराइडो, ठीक है, डाई क्लोराइडो. PPH3 होल ट्वाइस. अब PPH3 होल ट्वाइस क्या होता है बेटा, PH3 होता है फॉस्फीन, PH3 होता है फॉस्फीन. ये क्या होता है हमारा फॉस्फीन. मैंने हाइड्रोजन हटाकर इसको 3 फिनाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन. कुछ समझ आया क्या करा मैंने? ये ऐसे ही बना होगा ना, जब हाइड्रोजन की जगह हमने 3 हाइड्रोजन की जगह 3 फिनाइल है तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन. ठीक है, ठीक है. अब मेरे लिगेंड के नाम में न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आ रहा है, ट्राई आ रहा है, और PPH3 भी यार 2 बार आ रहा है. इट इज ऑल्सो कमिंग 2 टाइम्स. अगर ये भी 2 बार आ रहा है तो मुझे अब डाई नहीं लगाऊंगी, मेरे को बिस लगाना पड़ेगा, बिकॉज माई लिगेंड ऑलरेडी हैज अ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स. इसमें ऑलरेडी ट्राई आ चुका है, तो आप बाहर नॉर्मल न्यूमेरिकल प्रीफिक्स बाई ट्राई वाला नहीं या डाई ट्राई वाला नहीं यूज करेंगे.
डाइक्लोराइडो, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि क्लोराइडो में कोई वो नहीं आ रहा था। यहां पर लगाएंगे बिस, फिर लिखेंगे राउंड ब्रैकेट में ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। ठीक है, कोई स्पेस नहीं छोड़ना। डाइक्लोराइडो, बिस, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, निकल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे तो कोई चार्ज नहीं है तो निकल निकल ही रहेगा, निकलेट तो बनेगा नहीं, वो सिर्फ एनाइनिक में होता है। अब यहां पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। कैसे निकालेंगे? X, 2 क्लोरीन पे चार्ज होगा, -2, एक पे -1, 2 पे -2। PH3 न्यूट्रल होता है, PPH3 भी न्यूट्रल होगा, है ना। फॉस्फोरस पे, फॉस्फीन में कोई चार्ज नहीं होता, फिनाइल पे भी कोई चार्ज नहीं होता, सो दिस इज न्यूट्रल। तो X 0 है, 2 × 0, और 0 पूरे कॉम्प्लेक्स पे 0 है, न्यूट्रल है, तो X कितना आ जाएगा आपका +2। ठीक है भाई, कैसे न्यूट्रल हुआ समझ आया? तो निकल के आगे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा? 2। सो इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोराइडो बिस, फिर ब्रैकेट में ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, निकल 2, यानी निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। नेक्स्ट वाला बेटा एक बार खुद ट्राई करें, आसान है। मैं तो आपको आसान वाले दे रही हूं, मुश्किल वाले दे ही नहीं रही। कॉम्प्लेक्स केटायन है, कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, मतलब काउंटर आयन नहीं है, कोई बात नहीं। अब जरा पहले हम कॉम्प्लेक्स पार्ट का ही नाम लिखना है हमको, तो लिगेंड से शुरू करते हैं। 6 बार के लिए आया तो हेक्सा, पानी के लिए लगाते हैं एक्वा, हेक्सा एक्वा, उसके बाद आ जाते हैं मैंगनीज, केटायन यानी मैंगनीज सेंट्रल मेटल एटम मैंगनीज है, इसके नाम में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट केटायन है। कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल केटायन में कोई फर्क नहीं आता मेटल के नेम में, सिर्फ एनायन में ध्यान रखना है, 8 जोड़ना है, बाकी कहीं दिमाग नहीं लगाना हमको। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा बेटा? X प्लस पानी पे 0 चार्ज होता है तो 6 पे भी 0 होगा, कॉम्प्लेक्स पे +2, यानी X कितना आ जाएगा? +2। ठीक है, तो हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2। अब क्योंकि इसके पास बेटा कोई काउंटर आयन नहीं है चार्ज बैलेंस करने के लिए, तो आप आयन लिखोगे जैसे हम केमिस्ट्री में नॉर्मली भी तो करते हैं। Na+ लिखती हूं तो सोडियम थोड़ा ना लिखती हूं, क्या लिखते हैं हम इसको? सोडियम आयन। तो यार मैं इस केटायन के साथ कैसे पार्शियलिटी कर सकती हूँ, है ना यार। इसका चार्ज बैलेंस करने के लिए कोई एनायन नहीं है, और केटायन के नाम में हम वैसे भी कोई स्पेशल प्रीफिक्स तो लगाते नहीं है। सोडियम, तो सोडियम नहीं लिखूंगी, सोडियम तो Na हो जाएगा, Na+ सोडियम आयन, तो यहाँ पे मैंगनीज 2 आयन लिखना पड़ेगा ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि आपका मैंगनीज 2 आयन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं यार। नेक्स्ट पार्ट F वाला, पहले कॉम्प्लेक्स और इस पे चार्ज आइडेंटिफाई करो। K पर तो प्लस चार्ज होता है, ये तो हमें पता है, बचपन से पढ़ रहे हैं हम। NiADTA बेटा, अगर K के नीचे 2 आ रहा है यानी इस कॉम्प्लेक्स पे 2- का चार्ज होगा, तभी तो क्रॉस करके ये 2 इधर आएगा, ये 1 इधर आएगा, 1 हम दिखाते नहीं है। इतना हमको समझ आया, ठीक है, यानी ये पॉजिटिव है और ये -2 है। ठीक है, पहले केटायन का नाम लिखूंगी फिर एनायन का। केटायन है K+, तो उसका नाम हो गया पोटेशियम, सॉर्टेड। एनायन मेरा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, कॉम्प्लेक्स में जब हम नाम लिखते हैं तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। ADTA का नाम क्या था बेटा? पोटेशियम के बाद ADTA था, और एक ही बार है तो कोई स्पेशल प्रीफिक्स नहीं लगेगा। इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसिटेटो। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, मैडम ने एसिटेटो क्यों लिखा? ADTA पे बेटा याद करो, ADTA पे कितना नेगेटिव का चार्ज था? COO-, 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 COO-।
4 नेगेटिव का था एक EDTA पे। तो जब मैं यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी, कैसे निकालूंगी, x एक EDTA पे बेटा -4 का चार्ज होता है इज इक्वल टू -2, यानी x कितना आ जाएगा +2। क्योंकि मेरा EDTA एनायनिक लिगेंड है, उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए मैंने टेट्रा एसिटेटो करा, एसिटेट नहीं लिखूंगी मैं। एनायनिक लिगेंड्स के नाम में हमें एंड में क्या लगाना है, O। सो टेट्रा एसिटेट की बजाय ये टेट्रा एसिटेटो, ठीक है। अब इसके बाद मैं सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखूंगी। क्या बेटा निकल लिखना सही होगा? क्या निकल 2 लिखना सही है? मेरे को बता दो यार। मेरा कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है, और अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है जैसे कि ऊपर था, तो उस केस में आप सेंट्रल मेटल एटम के नाम के एंड में क्या जोड़ोगे, 8 जोड़ोगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, निकलेट। तो इसका नाम हो गया पोटेशियम इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेटो निकलेट 2। नाम सब कुछ बता रहा है, ये कैटायन है, ये एनायन है। उसमें पहले मतलब जब नाम फॉर्मूला लिखेंगे, मेटल लिखेंगे, फिर लीगेंड लिखेंगे, सब कुछ पता चल रहा है। लीगेंड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, निकलेट का मतलब है कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, 2 का मतलब है निकल की ऑक्सीडेशन 2 है। सब कुछ नाम से पता लगना चाहिए। लास्ट पार्ट, वैसे तो आपको मोनोन्यूक्लियर ही है सिलेबस के अंदर, बट स्टिल इट्स अ गुड क्वेश्चन, कर लेते हैं। और इसके लिए आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे। आप बहुत ध्यान दे रहे हो, थोड़ा सा और देना ध्यान, है ना। PTNH3 PTCl4, मुझे इतना पता है ये कैटायन होगा, ये एनायन होगा, क्योंकि जब हम फॉर्मूला लिखते हैं पहला कैटायन होता है, दूसरा एनायन। बट मेरे को ये नहीं पता कि मेरे इस कॉम्प्लेक्स पे कितना कैटायन होगा, +1 -1 +2 -2 होगा, तो जो भी बराबर होगा, क्योंकि वो कट रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं आ रहा। +3 -3 +4 -4 मैं कैसे निकालूं यार, मेरे को तो पता ही नहीं चलेगा, देख के थोड़ा ना बता देंगे कि कितना होगा। अब कॉम्प्लेक्स पार्ट पे किस पर कितना चार्ज है ये पता है, पहला कैटायन है, दूसरा एनायन है, क्योंकि फॉर्मूले में यही होता है, पहला कैटायन दूसरा एनायन। अगर न्यूट्रल है तो छोड़ दो, पहला ये तो कैटायन ही था, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, ठीक है। तो ये कैटायन है, ये एनायन है। चार्ज कैसे निकालेंगे, ध्यान दे जरा। प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट लेट कर लिया x +4 × 0 न्यूट्रल होता है। फिर से प्लैटिनम x, एक क्लोरीन पे 4 मतलब -1, तो 4 पे -4 इज इक्वल टू, बेटा पूरा 0 कर दो, पूरे 0 के बराबर करना है, क्योंकि कोई चार्ज तो ओवरऑल दिख नहीं रहा। ये तो 0 हो गया, दिस तो 0, तो x + x 2x - 4 इज इक्वल टू 0, यानी 2x इज इक्वल टू 4, यानी x कितना आ जाएगा 2। यानी कि अब देखो x अगर 2 आया तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स में +2 का चार्ज होगा, दूसरे वाले पे कितना चार्ज होगा, -2। इस तरीके से चार्ज निकालते हैं। क्या करा मैंने, दोबारा समझना, दोबारा, ठीक है, मिटा देती हूं ना, दोबारा समझाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे रखा है। चार्ज निकालना है, हमें ये पता है ये कैटायन है, ये एनायन है, बट कितना चार्ज है हमको नहीं पता, कि इस पे +1 है, इस पे -1, इस पे +2 है, इस पे -2, इस पे +3 है, -3, वी डू नॉट नो। प्लैटिनम, दोनों प्लैटिनम x होगा, तो x +4 × 0 प्लस फिर से x, एक क्लोरीन पे -1, 4 पे -4 इज इक्वल टू 0। x + x हो गया 2x, ये तो 4 × 0 0 है, तो 2x हुआ 4, यानी x कितना आया 2। यानी पहले वाले कॉम्प्लेक्स पे +2 का चार्ज होगा, दूसरे पे कितना होगा, -2। यहां से मैंने ये आइडेंटिफाई करा, ठीक है। पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, फिर एनायन का। तो पहले कैटायन का नाम, कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, लिगेंड का नाम लिखूंगी 4 बार के लिए, टेट्रा अमीन। कॉम्प्लेक्स ये वाला पॉजिटिव कैटायन है, तो प्लैटिनम के नाम में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्लैटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं भाई,
यहाँ कर लेती हूँ, PTNH3 होल 4 2+, तो x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू +2, वैसे तो तुम वर्बली अब निकाल सकते हो। तो प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा 2। अभी तो मैंने सिर्फ इसका नाम लिखा है, टेट्रा अमीन प्लैटिनम 2। पहले केटायन का ही तो नाम लिखूंगी, यहाँ पे केटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। अब एनायन पर आ जाओ। एनायन में कॉम्प्लेक्स में हम लिगेंड का नाम लिखेंगे 4 बार के लिए, टेट्रा। Cl माइनस एनायनिक लिगेंड होता है तो टेट्रा क्लोराइडो। फिर आ जाएगा प्लैटिनम, नहीं क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिव है तो प्लैटिनेट। सेंट्रल मेटल एटम के नाम में 8 जुड़ जाएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, जगह ढूंढते हो, यहां कर लेता है, PtCl4 2-, x माइनस 4 इक्वल टू -2, यानी x कितना आ जाएगा +2, तो यहाँ पे प्लैटिनेट 2 है ना। सो टेट्रा अमीन प्लैटिनम 2, प्लैटिनम 2 का मतलब है ये वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। टेट्रा क्लोराइडो प्लैटिनेट 2, यहाँ पे प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन 2 है, पर प्लैटिनेट का मतलब है यहाँ पे जो प्लैटिनम है वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है। बोलो यार, पहला क्वेश्चन अभी और है, ऐसा नहीं है मैं और क्वेश्चन कराऊंगी, बट पहला क्वेश्चन क्लियर है, ये समझ आ पा रहा है हम कर क्या रहे हैं, हम नाम कैसे लिख रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो अब क्या है, आपको नाम दे रखा है फॉर्मूला बनाना है, हमें तो दोनों सीखना है ना, पेपर में तो दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। सो अब नाम दे रखा है, फॉर्मूला बनाना है, कैसे करेंगे। ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3rd सल्फेट, ठीक है, यानी सल्फेट एनायन होगा, ये केटायन होगा, इतना तो समझ आ रहा है क्योंकि उसका नाम बाद में लिखा है, एनायन का नाम बाद में लिखा होता है। ज्यादा हो गया। कोबाल्ट, ट्रिस का मतलब 3 बार इथेन 1,2 डायमीन, नाम देखो भाई डाई आ रहा था इसलिए ट्राई नहीं लगाया, ट्रिस लगाया, तो यानी इथेन 1,2 डायमीन EN होता है। कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, फाइन। अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा यहां पर 3rd है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd कब होगी, ये मैथ्स लगेगी अब यहां पर, और ध्यान से समझना, यहां पे भी ये रफ वर्क कर लेते हैं। बेटा EN पर तो कोई चार्ज नहीं होता, इथेन 1,2 डायमीन याद करो न्यूट्रल लिगेंड है, तो x प्लस 3 इंटू 0, इस कॉम्प्लेक्स पे जब +3 का चार्ज होगा बेटा तभी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी, इतनी बात समझ आ रही है। यानी मेरे इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, +3। चार्ज कैसे निकाला ये समझ आया, मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखा है, मैं उल्टा कर रही हूं, मैं ये सोच रही हूं, अब मुझे इतना पता है कि मेरा इथेन 1,2 डायमीन न्यूट्रल होता है, ये मुझे पता है, यानी मेरे कॉम्प्लेक्स पे +3 का ही चार्ज होगा, तभी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ सकता है, ठीक है। सल्फेट पर कितना चार्ज होता है बेटा 2-, ये भी हमें पता है, क्रॉस करो और फॉर्मूला बना लो अब, COEN होल थ्राइस, इधर आ जाएगा 2 और SO4 का होल थ्राइस। इतना शानदार फॉर्मूला कहाँ मिलेगा तुमको, नाम भी लिखोगे तो ऐसे ही तो लिख रहे थे, पहले केटायन का नाम लिखोगे फिर एनायन का, जब नाम लिखोगे ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3rd सल्फेट, ये नंबर नहीं आते तो चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला एक बार खुद ट्राई करें, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट 3rd, एल्यूमिनेट से तुम्हें समझ आ जाना चाहिए यहाँ पे क्या हो रहा होगा।
चलो पहले केटायन का नाम लिखा है तो ये तो K+ होगा फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला बनाऊंगी। ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। जब हम फॉर्मूला लिखते हैं बेटा तो पहले सेंट्रल मेटल एटम लिखते हैं Al, फिर लीगेंड लिखेंगे ऑक्सलेटो, मतलब एनायनिक लीगेंड है, ठीक है। ऑक्सलेट को OX से लिखते हैं। ट्राई मतलब 3 बार आ रहा है। बट अब एल्यूमिनेट का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा 3 है, वो कब आएगा ये सोचना है ना मेरे को। कॉम्प्लेक्स पे कितना होना चाहिए? एल्यूमिनियम का लेट कर लिया ऑक्सीडेशन स्टेट X। एक ऑक्सीलेट में -2 का चार्ज होता है, COO माइनस COO माइनस, -2 का चार्ज होता है। एक पे -2, 3 पे -6 इज इक्वल टू, सोचो बेटा सोचो, ये इस अब एल्यूमिनेट का मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिव है, इतना हिंट भी मिल जाता है हमको। अब मुझे ये सोचना है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे कितना नेगेटिव का चार्ज होगा। सोचो बेटा, +3 आना है तो +3 कब होगा? जब यहाँ पे कितना चार्ज होगा? -3, तभी तो -3 +6 उधर जाएगा और यहाँ पे कितना चार्ज आएगा? +3, है ना। यानी यहाँ पर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा? -3। तभी एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +3, रोमन न्यूमरल 3rd आएगा। एल्यूमिनेट तो इसीलिए क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, लीगेंड सॉरी कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, इसीलिए मेटल के नाम के एंड में 8 जुड़ा है। बस ये मिल जाए जब तुमको सारी चीजें क्रॉस कर दो, क्रॉस करोगे तो ये 3 इधर आ जाएगा, K3AlOX का होल 3। बस मैंने तीनों का लिया बेटा, एक बार कॉम्प्लेक्स केटायन, एक बार कॉम्प्लेक्स एनायन, एक बार न्यूट्रल ले रही हूं। चलिए नेक्स्ट वाले में देखें जरा, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0, कुछ भी नहीं है, काउंटर आयन केटायन एनायन कुछ नहीं, यानी न्यूट्रल होगा कॉम्प्लेक्स। पहले जब हम फॉर्मूला लिखते हैं पहले सेंट्रल मेटल एटम लिखते हैं Cr, कार्बोनिल होता है CO, कितनी बार आ रहा है? 6, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है। X + 6 × 0, कॉम्प्लेक्स पे 0 ही चार्ज होगा, तभी कितना आएगा? 0। तो इसका फॉर्मूला हो गया CrCO6। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे, अंडरस्टूड होता है कॉम्प्लेक्स होता है कार्बोनिल के साथ, ठीक है। मेटल कार्बोनिल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्लियर है आप लोगों को? थोड़ा समझ आ पा रहा है क्या चल रहा है? और क्वेश्चंस होंगे अभी, ठीक है। इट कम्स विद प्रैक्टिस, आप करते जाओगे सवाल होते जाएंगे। बट यार मैं ऑनेस्टली कहूंगी यहां दिमाग लगता है, दिमाग लगाना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है, ठीक है। ऑर्गेनिक में तो क्या था, रूल से लिखते जाओ। यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला लिखना होगा आपको सोचना पड़ेगा, आपको सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। इंटरेस्टिंग है अगर समझ आ जाए तो, और आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलो अब फॉर्मूला दे रखा है, नाम लिखना है, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें नाम दे रखा होगा फॉर्मूला, हम सारी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बट नाउ आई एक्सपेक्ट यू गाइज टू स्टार्ट राइटिंग द नेम, है ना। 3rd का A पार्ट दे रखा है हमको। पहला ये आइडेंटिफाई कर लो बेटा, Cl पे -1 का चार्ज होगा, यानी इस कॉम्प्लेक्स पे +1 होगा, अंडरस्टूड है। तभी अगर और कोई चार्ज हो नहीं सकता तो ये केटायन है, ये एनायन है। पहले हम केटायन का नाम लिखते हैं, जब नाम लिखते हैं तो पहले लीगेंड का नाम लिखते हैं, ये भी क्लियर है ना। सारी बातें सोचनी है। कॉम्प्लेक्स केटायन है, पहले केटायन का नाम फिर एनायन का। केटायन कॉम्प्लेक्स पार्ट है तो उसमें जब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे पहले लीगेंड का, फिर CMA का, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट, और आखिरी में एनायन। अब लीगेंड भी भाई 2 तरह का दे रखा है यार, कितना कुछ दे रखा है। एक अमीन है और ये CO3 कौन सा होता है बेटा? कार्बोनेट होता है ना, CO3 2-। अब अमीन का A पहले आएगा या कार्बोनेट का C पहले आएगा? तुम समझदार हो, A पहले आएगा अल्फाबेटिकली, तो पहले अमीन का नाम लिखेंगे। 5 बार आ रहा है तो पेंटा, फिर अमीन। ये न्यूट्रल लीगेंड था इसलिए मैंने अमीन रखा। CO3 पे 2- होता है तो ये एनायनिक लीगेंड है। कार्बोनेट नहीं लिखूंगी, क्या लिखूंगी बेटा? कार्बोनेटो। तो पेंटा अमीन कार्बोनेटो, यहां तक काम हो गया। अब कोबाल्ट ही रहेगा, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट केटायन है तो मेटल के नाम में कोई फर्क नहीं आएगा, कोबाल्ट।
ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं फटाफट से. CO NH3 5 CO3 प्लस है, राइट. तो X प्लस 5 इंटू 0, कार्बोनेट पे -2 का चार्ज होता है, इक्वल टू +1, यानी X हो गया +1 +2 +3. तो यहां पर आ जाएगा कोबाल्ट थर्ड, और फिर एनायन का नाम लिखूंगी तो क्या आ जाएगा, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड. आर वी क्लियर विद दिस? चलिए नेक्स्ट वाला ट्राई करें खुद से. ये सारे क्वेश्चन बेटा आपको एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, वहीं के क्वेश्चंस हैं, यू नो. आप वो कर लोगे, मोर देन इनफ है. देखो यार, यहां पर ना अब 2 चीजें हो सकती हैं, क्योंकि मरकरी दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है. मैं एक बार +1 -1 ले रही हूं, क्योंकि मर्क्यूरस भी होता है, मर्क्यूरिक भी होता है. वैसे ये +2 होना चाहिए आइडियली, क्योंकि मरकरी +1 एस एग्जिस्ट नहीं करता, मरकरी +1 एग्जिस्ट करता है डाइमर की फॉर्म में, Hg2 2+, 2 मरकरी पे 2+, 1 पर 1+, डाइमर होता है. तो आइडियली ये वैसे आपका ये वाला होना चाहिए +2 वाला, बट हम दोनों कर रहे हैं. सो COSCN4. एक पॉसिबिलिटी ये है कि मरकरी पे +2 होगा तो कॉम्प्लेक्स में -2 होगा, एक बार मरकरी पे +1 होगा तो कॉम्प्लेक्स में -1 होगा, क्योंकि मरकरी दोनों दिखा सकता है. अब नाम लिखते हैं, पहले कैटायन का नाम लिखेंगे तो मरकरी, फिर कॉम्प्लेक्स एनायन का नाम लिखना होता है, एनायन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है. अब कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम कैसे लिखते हैं, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे. 4 बार के लिए टेट्रा, SCN लिखा हुआ है बेटा, NCS माइनस तो नहीं है, SCN माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, थायोसाइनेटो S, या थायोसाइनेटो भी लिख सकते हो, अंडरस्टूड होता है, बट मैंने लिख दिया मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो. उसके बाद आएगा कोबाल्टेट. इतनी बात समझ आइए, कोबाल्टेट क्यों आया, क्यों आएगा बेटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है तो मेटल के नाम के एंड में 8 जुड़ेगा. सो अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं. COSCN4 कॉम्प्लेक्स में -1 अगर है तो X, एक SCN पे 1 माइनस होता है तो 4 पे, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट थर्ड. ठीक है, मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो S कोबाल्टेट थर्ड, एक पॉसिबिलिटी है. एक ये भी हो सकता है मरकरी पे +2 होगा, मरकरी पे +2 होगा तो कॉम्प्लेक्स में -2 होगा, तभी 2 से 2 कटेगा. और अब इसका नाम देखना, मरकरी, सारी कहानी सेम रहेगी, टेट्रा थायोसाइनेटो S कोबाल्टेट, बट ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क आ जाएगा बेटा. X -4 इक्वल टू अब -2 हो जाएगा, तो X कितना आएगा, +2, यानी यहां पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +2. ओहो, फर्क समझ आ पा रहा है? आप दोनों लिखोगे दोनों सही हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं दे रखा कि मरकरी +1 का है या +2 का है, तो आप दोनों में से कोई से भी ले सकते हो. बट फिर भी मैं ये कहूंगी कि ज्यादा एक्यूरेट अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं यही बोलूंगी Hg +2 वाला. क्यों? बिकॉज मरकरी +1 फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मरकरी +2 कर जाता है. सो आइडियली इट शुड बी दिस कंपाउंड, राइट. चलिए नेक्स्ट वाला एक बार खुद ट्राई करें बेटा. कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो सीधा लीगेंड्स का नाम लिखेंगे. अब जब लीगेंड का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, तो सोचना है अमीन, क्लोराइड,
और ये नाइट्रो, तो पहले ए आएगा तो ए, अमीन का नाम लिखेंगे। 2 बार आ रहा है डायमीन। ओके जी। Cl क्लोराइडो, NO2 नाइट्राइटो, और Ne होगा क्योंकि और कुछ है नहीं। ONO लिखा होता तो मतलब ऑक्सीजन की साइड से, NO2 का मतलब है नाइट्रोजन की साइड। सो मैंने बताया था बेटा एम्बिडेंटेड है तो आपको बाइंडिंग साइड बताना है कौन सा होगा। सो डाई अमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन प्लैटिनम, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है तो प्लैटिनम ही रहेगा, प्लैटिनेट नहीं बनेगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालती हूं प्लैटिनम का, X + 2 × 0 -1, नाइट्रो भी -1 ही होता है ना बेटा, NO2 पे -1 का चार्ज होगा तो क्लोराइडो ये, यानी X ये तो 0 हो जाएगा, -1 -2 -2, उधर जाके कितना हो जाएगा +2। तो यहां पे आपका कितना आ जाएगा प्लैटिनम 2। क्लियर है? डायमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन प्लैटिनम 2। चलिए नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा नाम दे रखा है, फॉर्मूला करना है। आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू नाउ टू डू दिस क्वेश्चन। खुद से करें, फर्स्ट पार्ट करें पहले। डायमीन सिल्वर 1 क्लोराइड, वेरी कॉमन कॉम्प्लेक्स। अगर अब तुम 3 क्वेश्चंस के बाद, जिसमें मैंने बहुत सारे पार्ट करा दिए, अगर अब आप क्वेश्चंस करने लग जाओगे तो मतलब मेरी मेहनत सफल हुई है। आपको नाम लिखना, फॉर्मूला लिखना। अब ये जो 4th और 5th क्वेश्चन है ये आपका टेस्ट है। 1 2 यार सारे क्वेश्चन मैं नहीं करा सकती, राइट? मैं करवाऊंगी ये भी, आई विल डिस्कस, बट नाउ आई वॉन्ट यू टू राइट द फॉर्मूला। सो 4th और 5th क्वेश्चन आपका टेस्ट है कि आपको ये आया या नहीं आया। तो आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद आप देखेंगे कि क्या आपका फॉर्मूला जो मैंने लिखा उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है? सही है तो अपने आप को 1 नंबर दे देना, गलत है तो फिर देखना कि मैंने क्या बताया और आपसे कहां गलती हुई। डाई अमीन सिल्वर 1 क्लोराइड, ये कैटायन है, ये एनायन है, अंडरस्टूड है। क्लोराइड का नाम बाद में है, इसका पहले है, यानी कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है। जब कोई और कलर लेते हैं जब फॉर्मूला लिखते हैं तो पहले सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे Ag, NH3 होल ट्वाइस। बेटा सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 कब आएगा? खुद सोचो यार, समझदार हो चुके हो अब तुम। हाँ जी भाई, कब आएगा? ऑब्वियस सी बात है, इस कॉम्प्लेक्स पे +1 होगा और Cl पर -1 होगा। क्यों होगा मैम? सिल्वर के +1 कब आएगा? सिल्वर 1, ये तो न्यूट्रल होता है तो X + 0 = कॉम्प्लेक्स पे +1 होगा, तभी तो मेरा सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आएगा। क्रॉस कर दो, क्रॉस करोगे फॉर्मूला क्या आ जाएगा? AgNH3 होल ट्वाइस Cl, ठीक है? चलिए, डायमीन सिल्वर 1 क्लोराइड। नेक्स्ट है पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट 2, यानी मर्क्यूरेट 2 पता चल जाना चाहिए, कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, K+ केटायन हो गया। कॉम्प्लेक्स पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें पहले सेंट्रल मेटल एटम लिखूंगी मरकरी Hg। टेट्रा आयोडो मतलब आयोडीन कितनी बार आया बेटा? 4 बार। आइडो भी लिख सकते हैं, आयोडाइडो भी लिख सकते हैं, ठीक है? ऐसे क्लोरो भी लिख सकते हैं, क्लोराइडो भी लिख सकते हैं, दोनों चलता है। Hgi4 मर्क्यूरेट 2, मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट 2। मर्क्यूरेट से ये तो पता चल रहा है कि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, बट नेगेटिव में कितना चार्ज होगा? रफ। मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट लेट करा X, एक आयोडीन पे -1 तो 4 पे -4 = बेटा खुद बताओ ना यार कितना होना चाहिए नेगेटिव में? -2 होगा, तभी तो -2 + 4 क्या बनेगा? +2 बनेगा। हाँ जी भाई, यही होगा।
यानी इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज होगा, -2। तभी मरकरी का, मर्क्यूरेट का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आएगा। मर्क्यूरेट तो बस ये बता रहा है नेगेटिव है कॉम्प्लेक्स। क्रॉस करो, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, K2HgI4। बहुत कॉमन नेम है इस कंपाउंड का, आप लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट कर चुके हो अगर, तो इसको बोलते हैं नेस्लर्स रिएजेंट। ये ग्रुप 0 के टेस्ट के लिए यूज होता है, अमोनियम आयन के टेस्ट के लिए यूज होता है, ठीक है, जब आप केटायन एंड आयन के एनालिसिस करते हैं। नेस्लर्स रिएजेंट, अगर अमोनियम आयन प्रेजेंट होता है तो नेस्लर्स रिएजेंट ब्राउन कलर का टर्न हो जाता है वहां पे, है ना, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस बनता है वहां पे। नेक्स्ट वाला ट्राई करें, पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, और लास्ट वाला फटाफट से ट्राई करें अब। चलिए लिख जाना चाहिए अब तक। पोटाशियम फेरेट मतलब ये नेगेटिव, K प्लस, पहले आयरन आएगा, हेक्सासाइनो यानी CN 6 बार आएगा, फेरेट थर्ड, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है और कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होगा, पर कितना नेगेटिव होगा सोचना पड़ेगा। कैसे होगा बेटा, यहां पर सोचो जरा, है ना, मैंने ये वाला था HgI4 वाला 2-। अब यहां पर क्या है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट X लेट कर लिया, -6 इज इक्वल टू बेटा -3 होगा, तभी आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +3 आएगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, -3। अंडरस्टूड है बेटा, X -6 इक्वल टू -3, तभी +3 आएगा। फेरेट का मतलब है कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, तभी मेटल के नाम के एंड में 8 जोड़ा। क्रॉस क्रॉस, फॉर्मूला आ जाएगा K3FeCN6। शानदार तरीके से। चलिए नेक्स्ट पार्ट करें, अमीन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो एंड प्लैटिनेट 2। अब यहाँ पे बेटा कोई काउंटर आयन नहीं है, एनायन तो है बट इसको बैलेंस करने के लिए उसने कोई केटायन नहीं दे रखा, सीधा लिगेंड के नाम से शुरू कर दिया है। ट्राई करें, प्लैटिनम तो लिख ही लें, पहले सेंट्रल मेटल एटम लिखते हैं फॉर्मूले में, अमीन NH3, इसको राउंड ब्रैकेट में रखूंगी क्योंकि पॉलीएटॉमिक है। ब्रोमाइडो एज इट इज लिख देते हैं, क्लोराइडो भी एज इट इज लिख देते हैं, नाइट्राइटो N का मतलब है NO2 होगा। यहां तक सब बढ़िया। प्लैटिनेट का मतलब है मेरा कॉम्प्लेक्स बेटा एनायन है। अब इस पे कितना एनायन का चार्ज होगा ये निकालना पड़ेगा मेरे को। प्लैटिनम के ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, हिंट मिल गई, X +0 -1 NO2 पे भी -1 इज इक्वल टू, सोचो जी, X -3 इज इक्वल टू 2। अगर मेरे को प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट लाना है तो यहाँ पे -1 का चार्ज होगा, X -3 इक्वल टू -1 यानी X -1 +3, तभी +2 आएगा। हाँ जी समझ आई। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट सॉरी कॉम्प्लेक्स पे कितना नेगेटिव का चार्ज प्रेजेंट होगा बेटा, -1, या 1 नहीं भी लिखोगे तो अंडरस्टूड है। सो X इधर 0 -1 -3, कॉम्प्लेक्स पे -1 का चार्ज होगा, तभी मेरे को प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और कोई काउंटर आयन नहीं था इसलिए केटायन का नाम मैंने नहीं लिखा, फॉर्मूला मतलब केटायन का नाम दिया नहीं था। तो अमीन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो एंड प्लैटिनेट 2। Are we clear? This is more easy. Trust me, this is easier.
नाम लिखने से ज्यादा आसान होता है फॉर्मूला बनाना, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है। चलिए इसी के साथ बेटा लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। नाम लिखना है, कसम है तुम्हें, जिससे भी तुम प्यार करते हो सही कर देना ये चारों पार्ट्स, है ना। बहुत ध्यान से लिखना, सिली मिस्टेक्स मत करना, सारे रूल्स को दिमाग में रखना और नाम लिखना, है ना। मेरी कसम मत खाना प्लीज यार अगर तुम मुझसे प्यार करते भी हो, मेरी कसम मत खाना प्लीज, पता चला गलत कर दो और मैं कल बीमार पड़ी हूँ, क्लास नहीं ले रही हूँ। IUPAC नेम लिखना है, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते चलें। आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, सब आसान होता है अगर हमें सब कुछ आता हो, चीजें आती हूँ। पहले वाले का नाम लिखे बेटा, ये पॉजिटिव होगा, क्लोरीन पे -1 चार्ज होगा, यानी यहाँ +2 होगा, तब ये 2 इधर आया होगा, 1 इधर आया होगा। अब इतने स्मार्ट हो चुके हो कि तुम खुद से यहीं पे कैलकुलेट कर सकते हो, बैक क्रॉस करना है। पहले केटायन का नाम लिखेंगे क्योंकि केटायन कॉम्प्लेक्स है तो लिगेंड से शुरू करेंगे। अब अमीन क्लोराइडो, ए पहले आएगा तो अमीन का नाम लिखेंगे, 5 बार आया है तो पेंटा अमीन। Cl के लिए नेगेटिव लीगेंड है तो क्लोराइडो या क्लोरो भी लिख सकते हो, दोनों चल जाएगा। पेंटा अमीन क्लोराइडो। कोबाल्ट कोबाल्ट ही रहेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स केटायन है तो कोबाल्ट के नाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, X + 5 X + 5 × 0 -1 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है +2, यानी X कितना आ जाएगा +3। सो कोबाल्ट थर्ड, और फिर एनायन का नाम लिख दो क्लोराइड। इस नंबर पे नहीं जाना बेटा, ये नंबर तो सिर्फ चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। चलिए सेकेंड पार्ट ट्राई करें, बी वाला। जब आप खुद लिख रहे हो, अगर मैं डिस्कस करा रही हूँ और आपको लग रहा है आप तब तक नहीं लिख पाए हो, आप पॉज कर दो वीडियो, आपके पास ऑप्शन है मुझे पॉज करने का। सेकेंड पार्ट में देखें जरा बेटा, के पर तो प्लस चार्ज होगा तो इस कॉम्प्लेक्स पे -2 होगा, तभी ये 2 इधर आएगा, ये 1 इधर आएगा। कॉम्प्लेक्स पार्ट एनायन है, स्ट्राइक कर जाना चाहिए, 8 जोड़ना है, 8 जोड़ना है। केटायन का नाम लिखो पहले, पोटाशियम। अब एनायन का लिखना है, एनायन कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में पहले लिगेंड का नाम लिखना है। 4 बार के लिए टेट्रा, क्या 4 बार आया क्लोराइडो। फिर आ गया पीडी, पीडी कौन सा एलिमेंट होता है बेटा, पैलेडियम। बट पैलेडियम नहीं लिख सकती मैं, क्यों नहीं लिख सकती, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिव है, नेगेटिव है तो मुझे पैलेडेट, पैलेडियम होता है IUM, या पैलेडियम नहीं लिखेंगे, पैलेडेट। अब इसका चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, PdCl4 2-, यानी X - 4 = -2, यानी X कितना आ जाएगा +2, तो पैलेडेट कितना हो जाएगा 2। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा पोटाशियम टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो पैलेडेट 2। नेक्स्ट पार्ट थर्ड वाला, CrH2O4 Cl2+, है ना। कॉम्प्लेक्स केटायन है, काउंटर एनायन दिया नहीं है कुछ भी, तो सीधा कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं। जब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है, लिगेंड का लिखना है। अब लिगेंड में मेरे को चूज करना है, अल्फाबेटिकली लिखना होता है। वाटर के लिए लगाते हैं एक्वा, Cl के लिए लगाते हैं क्लोराइडो। ए पहले आएगा, सी बाद में आएगा, तो पहले वाटर का नाम लिखेंगे। 4 बार आ रहा है तो पहले तो टेट्रा,
पानी के क्या लगाते हैं, पानी के लिए एक्वा, तो टेट्रा एक्वा। 2 बार आ रहा है डाई, फिर क्लोराइडो, यहां तक सब बढ़िया बढ़िया। क्रोमियम, क्रोमियम एज इट इज ही रहेगा, उसके नाम में कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स के टायन है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालती हूं, Cr, ये सारा रफ वर्क है हमारा, और बोर्ड के पेपर में भी यही करना, सब्जेक्टिव में जब भी आप पेपर आंसर शीट अटेम्प्ट करो, जब तक आपको पेपर नहीं मिलता शीट पहले मिल जाती है। बैठ के खाली बैठने से, इधर उधर ताकने से बेटर है कि आप शीट में पहले मार्जिन खींच लें, क्योंकि आपको रफ वर्क की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो इट्स बेटर कि आप एक मार्जिन हर शीट पे खींचे, वहाँ पर आप अपना रफ वर्क करें। इसके अलावा सब्जेक्टिव में हमेशा ध्यान रखना, द पेपर शुड लुक वेरी नीट एंड क्लीन। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे बेटा, एक तो हर आंसर के बाद 2 लाइन छोड़ना, एक निकंजूसी नहीं करनी, तुम्हारी शीट थोड़ा ना है, तुम्हारी शीट थोड़ा ना है। हर क्वेश्चन के बाद जब आप कर लो 2 लाइन छोड़ो, सो दैट द इन्विजिलेटर और द एग्जामिनर कैन डिस्टिंग्विश कि हाँ जी भाई बच्चे का क्वेश्चन खत्म हो गया, नया क्वेश्चन शुरू हो गया। इसके अलावा जब भी आप पेपर में जो भी उस आंसर का की पॉइंट होता है, जैसे मान लो लैंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन है, तो उसमें मेन लाइन होती है पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, अंडरलाइन कर दो। यूज अ कलर्ड पेन, कलर्ड पेन नहीं यूज कर सकते तो आप पेंसिल से अंडरलाइन कर दें, या ब्लू ब्लैक तो अलाउड होता है, अगर ब्लू से पेपर कर रहे हो तो ब्लैक से अंडरलाइन कर दो। इसके अलावा 2 लाइन छोड़नी है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है आप पेपर सीक्वेंस में करो, चाहे तुम पेपर उल्टा करो चाहे तुम पेपर सीधा करो। जैसे कुछ लोग उल्टा स्टार्ट करते हैं, मैं खुद मैथ्स का पेपर जब करती थी मैं उल्टा करती थी, क्योंकि जो ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन होते थे वो लास्ट में होते थे। सो आई ऑलवेज यूज टू, बट वो मेरा था, आपका अपना हो सकता है। जो भी करो पेपर सीक्वेंस में करना है। मान लो 1-2 के बाद मेरे को 3rd क्वेश्चन नहीं आता, तो ये नहीं कि मैं 1-2 के बाद 4 कर दूं और तीसरा छोड़ दूं, आप जगह छोड़ दो, जितनी चाहिए उससे थोड़ी ज्यादा छोड़ दो। लाइन बच भी गई तो क्या हो गया, हमारा क्या जा रहा है। 1-2 के बाद 3 के लिए जगह छोड़ दो, पेपर में सर्कल मार लूंगी, मैंने अभी तीसरा क्वेश्चन नहीं करा, मेरे को करना है, अब आ नहीं रहा, छोड़ दो। और यार किसी भी क्वेश्चन को दिल पे नहीं लेना, नहीं आ रहा उस टाइम पे कोई बात नहीं, छोड़ो, आगे बढ़ो। हमें ईगो पे नहीं लेना होता है, मुझे क्यों नहीं आ पा रहा यार, इसमें तो टाइम वेस्ट हमें करना ही, आता है करो, नहीं आता जगह छोड़ दो। सो पेपर सीक्वेंस में करना है, चाहे सीधा करें चाहे उल्टा करें, बट जो नहीं आता उसके लिए जगह छोड़ दो, बाद में कर लेना। ये ना हो 1-2 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 15वां क्वेश्चन आ रहा है, ये मत करना, बोर्ड वाले को बहुत खुंदक आ जाएगी तुम पे। सीक्वेंस में करना है पेपर। चलो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे थे। X पानी न्यूट्रल, 2 क्लोरीन पे -2 इज इक्वल टू +1, X कितना आ जाएगा +3। तो क्रोमियम पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा 3rd, और क्योंकि इसके साथ कोई काउंटर आयन नहीं है, कैटायन है, तो हम आयन जोड़ेंगे। ठीक है, टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम 3rd आयन। कैटायन को अकेला नहीं छोड़ना है, उसमें आयन जोड़ना है। अगर काउंटर आयन नहीं है, चार्ज बैलेंस करनी है, तो बेचारे के नाम के आगे एंड में आयन जोड़ देना। लास्ट पार्ट है, K पे प्लस होगा, यहां पे -3 होगा, इतना तो अब हम पहचान सकते हैं। तो ये हो गया पोटाशियम, कैटायन का नाम लिख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स पार्ट एनायन है, स्ट्राइक, मेटल के नाम में 8 जोड़ना है, फेरेट होगा। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स, जब कॉम्प्लेक्स पार्ट है तो पहले लीगेंड्स का नाम लिखेंगे। ये साइनो, ये नाइट्रोसिल। अब नाइट्रोसिल में मेरे पास चॉइस है, NO कैसे पता लगेगा, NO प्लस वाला है या NO न्यूट्रल वाला है, क्योंकि नाइट्रोसिल भी होता है, नाइट्रोसीलियम भी होता है ना, NO0 भी होता है, NO+1 भी होता है। हाउ वुड आई गेट टू नो, अभी समझाऊंगी, बट इतना तो समझ आ रहा है अभी कि साइनो का C और नाइट्रोसिल का N, C पहले आएगा, यानी साइनो का नाम पहले लिखना है। तो पोटाशियम, साइनो का मतलब पेंटा साइनो, ठीक है। नाइट्रोसिल, अब सिल है या सीलियम में बता रही हूं, जगह छोड़ रही हूं। फेरेट ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां तक तो ठीक है ना यार, अभी तो मैंने छोड़ दी कुछ चीजें, मैंने नहीं बताया नाइट्रोसिल पे क्या चार्ज, और मुझे नहीं पता भी फेरेट का ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा। अब इधर समझना, थोड़ा और ध्यान देना है आपको। FeCN5NO
इतना हमें पता चल चुका कि यहाँ पे 3 माइनस का चार्ज है, क्योंकि 3 तभी नीचे आया होगा क्योंकि K पे तो +1 का चार्ज होता है। x -5 इज इक्वल टू -3। बेटा अब और ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूं मैं, जिससे इस सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर छुपी हुई है। अगर मैं इसको 0 लेती हूं, नाइट्रोसिल न्यूट्रल लेती हूं, तो x कितना आ जाएगा -3 + 5, यानी आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा +2। ये हो सकता है, ठीक है। एक तरीका है, दूसरा तरीका क्या हो सकता था, जब मैं इसको पॉजिटिव लूं, यानी x -5 प्लस NO को अगर मैं प्लस ले रही हूं नाइट्रोसीलियम, तो +1 इज इक्वल टू -3। -3 के बराबर है x, इधर कितना हो गया -4 इक्वल टू -3, यानी x कितना आ गया +1। -3 + 4 +1। क्या आपने आयरन का आज तक +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सुना है? मुझे इतना बता दो। हमने तो आयरन की 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी है, +2 या +3, यही 2 स्टेबल दिखाता है, यानी ये वाला पॉसिबल नहीं है, यानी यहां पर NO+ वाला नहीं होगा। यानी यहां पर जो NO प्रेजेंट है वो कौन सा वाला प्रेजेंट है मेरा? न्यूट्रल वाला। इतनी बात समझ आई कैसे आइडेंटिफाई करना हमने? मुझे थोड़ा ना पता था, सपने थोड़ा ना आ रहे हैं, निकाल के देखना पड़ेगा। अब यहां पे इतना पता था कॉम्प्लेक्स पे 3 नेगेटिव का चार्ज था। एक बार नाइट्रोसिल 0 लेके देखा तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आया। एक बार नाइट्रोसिल को कैटायन लेके देखा, नाइट्रोसीलियम देखा, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे को नाइट्रोसिल लगाना है नाइट्रोसीलियम लगाना है। जब +1 लेके देखा तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना कैलकुलेट हुआ? +1, जो पॉसिबल ही नहीं है। आयरन इधर शोज +2 और शोज +3, तो यहाँ पे नाइट्रोसिल रहेगा, और अगर ये 0 वाला है तो x -5 इक्वल टू -3, यानी यहाँ पे फेरेट कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। सो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल, न्यूट्रल है, फेरेट 2। फेरेट क्योंकि आयरन है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, तो मेटल के नाम के एंड में 8 जोड़ दिया, ठीक है। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी मैं एक बार यही कहूंगी बेटा, जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं तो आपको समझ आ रहे होंगे, आपसे हो भी रहे होंगे, पर क्लास एंड होने के बाद मैं यही कहूंगी कि आप क्या करना, अपनी कॉपी के अंदर सारे क्वेश्चंस एक बार खुद से लिखना। मतलब एक बार क्या करना, राइट द IUPAC नेम, जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए, पहला, तीसरा और 5वां शायद इनमें नाम था, तो आप सारों के फॉर्मूले लिख लो एक जगह, 2-3 लाइनें छोड़ दो, आप खुद उनका नाम लिखना। सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखना, राइट दी फॉर्मूला, और नाम लिख लो सबके, और फॉर्मूले के लिए जगह छोड़ दो, और फिर खुद बनाओ। एक बार तो इन क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद अगर आपके पास कोई सप्लीमेंट्री बुक है, वरना NCERT की बैक एक्सरसाइज में सवाल दे रखे होंगे, आप वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। इतना करोगे आपको नॉमेनक्लेचर पे कमांड आएगा, और अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन में हमारा कहीं भी मार्क कुछ नहीं कटेगा, मतलब कोई स्कोप ही नहीं है मार्क्स कटने के इसमें, ठीक है। तो जितना ये मैं बोल रही हूँ ना, इतना कर लेना प्लीज, ताकि तुम्हारे IUPAC में पूरे नाम आए। क्या करना है, एक बार जो मैंने क्वेश्चंस कराए क्लास में आपने समझा, आपको बहुत बढ़िया समझ आए, बहुत अच्छी बात है, बट इसके बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस लिखेंगे, जगह छोड़ देंगे, एक बार खुद सॉल्व करेंगे बिना देखे, कुछ भी सॉल्व करो। अटकोगे, हो सकता है अटको पहली बार, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा देखो मैंने क्या बताया था, फिर सॉल्व करो, जब तक तुम्हें खुद से ना लगे कि हाँ जी भाई अब कोई गलती नहीं होगी। और जब ये वाले मेरे कराए हुए क्वेश्चंस हो जाए, उसके बाद आप क्या प्रैक्टिस करेंगे, NCERT के बैक एक्सरसाइज के नॉमेनक्लेचर और फॉर्मूले मेकिंग के क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विच इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस, बाय बाय, टेक केयर।